हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपने क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज हम फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को और समझेंगे कि कैसे हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है आगे बढ़ा। थ्री फेजेस थे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के और पहला फेज है द अर्ली नेशनलिस्ट फेज दैट इज 1885 टू 1907 रहा है और जो सेकेंड फेज है द असर्टिव नेशनलिस्ट फेज दैट इज 1907 से 1916 और थर्ड है द गांधीयन एरा 1950 टू 1947। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जानना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक या दो क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम यहाँ से आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, तो इस वजह से जो सिलेबस है इसका, तो सिलेबस से 3 बातें इसमें लिखी हुई हैं आपकी। पहला मेथड्स क्या है अर्ली नेशनलिस्ट का, ठीक है, और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है अर्ली नेशनलिस्ट का। मेथड का मतलब कि कैसे वो इंडिया को मतलब फ्री करना चाहते हैं या फिर ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश रूल है उसको कैसे ईज करना चाहते हैं इंडिया में। ठीक है, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडियंस को कैसे जो है ट्रेन करना चाहते हैं, ये उनके कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसका लक्ष्य जो है। ठीक है, कि लक्ष्य क्या है और मेथड यानी कि तरीका क्या है, तो इसको हम समझेंगे। और दूसरा है दो नेशनलिस्ट के बारे में दिया है, एक तो दादा भाई नौरोजी का नाम लिखा है, तो उनके बारे में दो ही बातें जाननी है, दो उनके मतलब जो है मेथड क्या थे उसको समझना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसको देखेंगे। तो द अर्ली नेशनलिस्ट फेज में अगर हम देखें तो लीडर्स जो इंपॉर्टेंट रहे हैं उसमें रहे हैं आपके डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स रहे, साउथ इंडिया से भी लोग रहे और उसके बाद नॉर्थ इंडिया से भी लोग रहे, बंगाल रीजन से भी लोग रहे। ठीक है, दीज आर फ्रॉम द बंगाल रीजन, जैसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं या रास बिहारी घोष हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं। जितना इसमें टॉपिक्स हैं बस उतना आपको रखना है यार, बाकी जो बुक्स में चीजें लिखी हैं बस उसको एक बार पढ़ ले जाएंगे तो चीजें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो उनके डिमांड्स क्या थे अर्ली नेशनलिस्ट के। तो अर्ली नेशनलिस्ट की अगर हम डिमांड्स की बात करें तो सबसे पहली जो डिमांड है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल की बात कर रहे हैं, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल। कुल मिला के इंडियन काउंसिल के बारे में अगर जानो तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने काउंसिल बनाई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, और फिर बाद में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो एक्ट बदलता गया और 1885 में जो है कि वो एक्ट पूरी तरीके से बदला जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को रूल करना शुरू किया। ठीक है, तो वो इंडियन काउंसिल बनी जिसमें कुछ मेंबर्स होते थे जो इंडिया को रूल करते थे। तो ये बात करें कि एवोल्यूशन किया जाए इंडियन काउंसिल का। ठीक है, दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एक्सपेंशन करिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्सपेंशन जब होगा ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए। ठीक है, तो जब बड़ा कुल मिला के लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी तो ज्यादा लोगों तक रीच होगा। ठीक है, तो इसकी वो बात कर रहे हैं। दूसरा था इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो दूसरा उनका वो है, ठीक है, डिमांड है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं। और तीसरी वो जो बात है उनकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, पहली एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड उनकी थी कि जो सिविल सर्विसेज में एज को आपने इतना कम कर दिया है उसको मैक्सिमम किया जाए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आपके दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने डिमांड भी रखी थी कि एक काम तो ठीक है कि आप जो आईसीएस का एग्जाम करवाते हैं, ठीक है,
पहली बात तो कि आप इंग्लैंड में करवाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आईसीएस का एग्जाम इंडिया में भी होना चाहिए, ठीक है, और ब्रिटेन में भी होना चाहिए, इंग्लैंड में भी होना चाहिए। तो इससे इंडियंस ज्यादा उस एग्जाम में इंक्लूड हो सकेंगे और इंडियंस का पार्टिसिपेशन क्या होगा, इंप्रूव होगा आईसीएस में, ठीक है। तो इस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स कर रहे हैं। थर्ड जो हम बात करें मेथड्स क्या थे अर्ली नेशनलिस्ट के। एक्चुअली अर्ली नेशनलिस्ट वर दोज पर्संस हु आर बिलीव इन ब्रिटिश ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ब्रिटिशर्स के ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पर उनको ट्रस्ट था। They believe that Britishers are just doing us fair, मतलब हमारे साथ वो फेयर करेंगे, बिकॉज वो जो है अच्छे लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। और वो हमारी जो सोशल इल्स हैं, जैसे आप देख सकते होगे कि सती सिस्टम को उन्होंने हटाया 1832 में, ठीक है, जब जो है राजा राम मोहन राय उसके अगेंस्ट जो है आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने साथ ही साथ आप देखोगे विडो मैरिज एक्ट पास किया, है ना। तो ये सब चीजें क्या थी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वो सब निकाल रहे थे नियम। तो इनको लग रहा था ना कि ब्रिटिशर्स आर ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी है कि हमारे लिए, और ये हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से चलाएंगे, बस हमें क्या करने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की डिमांड करें और साथ ही साथ ऐसा करें कि ये जो है आसानी से शासन कर सके, ठीक है। बस इनका शासन जो हमारे लिए खराब ना हो। कुल मिला के अर्ली नेशनलिस्ट ये कह रहे हैं कि आप लाठी मारिए, मतलब आप अपने अनुसार शासन करिए, हमको लाठी मारिए, लेकिन लाठी धीरे से मारिए, थोड़ा कम चोट लगे। पहले मार रहे थे तो कमर टूट जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे मारो कि कमर न टूटे, बस टेढ़े हो जाए, ठीक है। और उनको लग रहा था कि मतलब अभी हमारे साथ न्याय करने वाले हैं, जस्टिस करेंगे, उनको उनके जस्टिस में बिलीव था, दे बिलीव इन देयर जस्टिस, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने सबसे पहले जो मेथड लिया वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड में आप पहला मेथड एकदम लर्न कर लीजिएगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड, ठीक है। कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे, हमारी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होगी, हम किसी भी नियम कानून के दायरे से बाहर जाकर के डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि वो ब्रिटिशर्स से जाते और कहते कि जस्ट ट्राई टू, मतलब इंडियन काउंसिल में जो है ना दिक्कतें, इसको थोड़ा आप रिफॉर्म कर दो भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि मतलब हाँ कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। ये ऐसे आंख दिखा के नहीं करते थे कि रिफॉर्म करो, उसमें नहीं करोगे तो मारेंगे, ये ऐसा नहीं करते थे, इनकी हिम्मत नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनके जस्टिस में क्या करते थे, बिलीव करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन मेथड, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए अपनी डिमांड्स को मानना, मान करवाना, ठीक है, मनवाना उनसे, ब्रिटिशर्स से। दूसरी बात है पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। जो इनके मेथड थे ना उसको जाना जाता है तीन नाम से, पहला पिटीशन, दूसरा प्रेयर और तीसरा प्रोटेस्ट। पिटीशंस देंगे वो, ठीक है, कुछ मतलब जो है कि चीजें लिख के देंगे कि भाई ये रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। वो ये नहीं कहेंगे कि अगर आप सिविल सर्विसेज में इंडियंस को नहीं लाएंगे ना तो हम आपके अगेंस्ट बैठ जाएंगे, नहीं। पिटीशंस देंगे कि नीड है, मतलब ब्रिटिशर्स को, मतलब इंडियंस को भी आईसीएस में इंक्लूड होने की, तो किया जाए ना, क्या दिक्कत है, मतलब हमें भी इंक्लूड होना चाहिए उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे में प्रेयर करेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे, ठीक है, कर लीजिए ना, क्या है, कर लेना चाहिए आपको, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, प्लीज। अच्छा, वो भी नहीं करे तो उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रोटेस्ट कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आंदोलन करते थे, बट वो प्रोटेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होता था, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर होता था, रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर जाके किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करते थे। इसका मतलब कि अगर मान लो ब्रिटिशर्स ने कहा कि रेलगाड़ी का जो रास्ता है, ठीक है, पटरी नहीं उखाड़नी है तो नहीं उखाड़ेंगे, पटरी के पास नहीं बैठना है तो नहीं बैठे, ठीक है। अगर बोला गया कि वहीं बैठ करके प्रोटेस्ट करना है तो वहीं बैठ के वो प्रोटेस्ट करें, समझ रहे बात। अब ऐसा नहीं कि बस जलाने लगेंगे, रेलगाड़ी के वो उखाड़ने लगेंगे और
हम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, इस तरीके के नारे लगाएंगे नहीं। दे आर प्रोटेस्टिंग अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अगली बात, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मतलब ये किस लिए ऐसा सब कुछ कर रहे थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव था वाज टू एजुकेट पीपल इन इंडिया इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, टू अराउज इंडिया इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो इंडिया को जो मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड चल रही थी, ठीक है, इसके बारे में बताना चाहते थे। जैसे अगर आप देखो तो 1789 के आसपास फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बात हुई थी फ्रेटर्निटी की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की। तो लोगों को फ्रेटर्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी क्या करना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अब इसमें मेथड क्या था, न्यूज़पेपर लिखते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे कि फ्रेटर्निटी क्या है, फ्रीडम क्या है, ठीक है, और नेशनलिज्म क्या है, कैसे हम इंडियंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एजुकेशन देते थे लोगों को। दूसरी बात, मीटिंग्स करते थे, और मीटिंग्स में नॉर्मल लोगों को भी बुलाते थे, और वहां पर उनको भी सिखाते थे कि भाई नेशनलिज्म का मतलब ये है, ठीक है, कि कॉमन सीमेंटिंग फोर्स है, और हमें जो है कि ये को करके ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश सिस्टम है उसके अगेंस्ट लड़ना है या फाइट करना है। अगला था वाज टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है अपने प्रेयर से, अपने पिटीशन से, ठीक है, अपने प्रोटेस्ट से, कि वो क्या कर सकें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐसा बनाए जो इंडिया के लिए क्या हो, यूजफुल हो। ठीक है, उससे इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, साथ ही साथ जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी खुल करके आए। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आपको पता है, ठीक है, उसके बाद कैसे जो है कि आप लोग देखोगे कि आर्म्स एक्ट आया था, इंडियन आर्म्स एक्ट आया था। तो इंडियन आर्म्स एक्ट में क्या था, आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन आर्म्स एक्ट में ये था कि ब्रिटिशर्स कोई भी हथियार लेके चल सकता है, बट अगर कोई इंडियन व्यक्ति कोई आर्म्स लेके चल रहा है, कोई हथियार लेके चल रहा है, तो उसको जो है कि जेल में बंद कर दिया जाता। तो क्या ये कहीं से इक्वालिटी थी, नहीं थी ना। तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग, पिटीशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो इंडियन आर्म्स एक्ट को रिपील किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या फिर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 का, उसको भी रिपील किया गया ना अंत में, लॉर्ड रिपन ने हटाया ना उसको। तो इस तरीके से जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो इसको करने के लिए, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्रिटिशर्स को क्या करते थे, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट का मेथड यूज करते थे। तो आज के क्लास में इतना ही। कल हम जो है दादा भाई नौरोजी ने कैसे दो काम किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, इसको हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।